ध्यान से देखिएगा। कक्षा 12 में आज हम लोग जो है तीसरे लेसन यानी वैद्युत रसायन के अंतर्गत जो है अध्ययन करेंगे। उसमें हमारा जो है पहले पढ़ना हमको है विद्युत अपघट्य और विद्युत अपघटन। थोड़ा सा ध्यान देंगे कि विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, यानी वे पदार्थ जो जल में घोल दिए जाए और उनमें अगर वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो आसानी से अगर वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी तो उस पदार्थ को हम वैद्युत अपघट्य कहेंगे। या हम ये कहें कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। और विद्युत अपघटन की बात अगर करते हैं तो जिन पदार्थों के जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर यदि वे अपघटित हो जाते हैं तो वैद्युत अपघटन या वैद्युत अपघट्य के अपघटित होने की जो क्रिया है वह वैद्युत अपघटन कहलाती है। वैद्युत अपघट्य में आप जो है लेंगे अम्ल क्षार लवण ले सकते हैं। अम्ल का अगर वियोजन किया जाए तो भी वियोजित हो जाते हैं। क्षार को लिया जाए तो क्षार भी वियोजित हो जाते हैं। और उनसे अगर अम्ल और क्षार के परिणाम स्वरूप जो अभिक्रिया होती है उदासीनीकरण की, उसके परिणाम स्वरूप एक आयनिक ठोस बनता है। उस आयनिक ठोस को भी अगर हम जल में डाल करके विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह जो है धनावेशित और ऋणावेशित भागों में टूट जाती है। अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये आपका HCl है, ये अम्ल है और ये आपका NaOH है, ये क्षार है। इसकी क्रिया से NaCl और प्लस क्या बनता है, जल। तो ध्यान से देखेंगे, ये अम्ल है, ये क्षार है और ये लवण और ये क्या बन गया, जल है। अगर हम इसी लवण को ले लें NaCl को और इसको जल में डाल करके यदि वैद्युत अपघटन कराते हैं तो वैद्युत अपघटन के परिणाम स्वरूप क्या बनते भाई, Na पर प्लस प्लस OH पर माइनस, Na पर प्लस प्लस Cl पर माइनस बनता है। अब Na पर प्लस Cl पर माइनस बन गया तो ध्यान देने की बात है कि ये आपका Na जो Cl है ये तो वियोजित हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे NaCl का जो वियोजन होता है वह Na पर प्लस और प्लस Cl पर माइनस, और H2O का जो वियोजन होता है तो ये हो जाएगा आपका H पर प्लस प्लस OH पर क्या, माइनस में। तो ध्यान से देखेंगे इसमें जो Na पर प्लस है ये कैथोड पर निकलेगा, अर्थात कैथोड पर जो क्रिया होती है वह क्या कहलाती है, अपचयन क्रिया। कैथोड पर जो क्रिया कहलाएगी वह क्या होगी, कैथोड। ये जो आपका क्रिया होगा तो इसके परिणाम स्वरूप आपका NaOH तो बनेगा और ये बन जाएगा क्या, Na पर ये NaOH बन गया और बन जाएगा H2 प्लस Cl2 बनेगा। तो ध्यान से देखेंगे अगर हम विद्युत अपघट्य जैसे इसकी बात करते हैं तो इसका अगर अपघटन होता है तो Na पर प्लस Cl पर माइनस बनता है। तो ये जो है अपघटन की क्रिया में जो आपका NaCl लिया गया है, यह जो NaCl ही क्या है, विद्युत अपघट्य है। यानी जिन पदार्थों के जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए उनको हम क्या कहेंगे, उनको वैद्युत अपघट्य कह सकते हैं। और वैद्युत धारा प्रवाहित करने के परिणाम स्वरूप यदि वह दो या दो से अधिक भागों में वियोजित हो जाता है तो उसके वियोजन की इस क्रिया को हम वैद्युत अपघटन कहते हैं। अब अगर हम बात करें तो वैद्युत अपघटन की जो क्रिया होती है यह एक विशेष प्रकार के पात्र में कराई जाती है। उस पात्र को हम वोल्टमीटर, ये जो है ये कह सकते हैं क्या, ध्यान देने की बात यह है कि आपका एक विद्युत अपघटनी सेल भी कह सकते हैं या उसी को हम क्या कहें, वोल्टमीटर कहें। वोल्टमीटर भी कह सकते हैं या विद्युत अपघटनी सेल कहें। ये जो है कांच का बना होता है, एक जो है पात्र लेते हैं कांच का और उसमें हम क्या करते हैं, जल डालते हैं। उस जल में हम किसी एक विद्युत अपघट्य को डाल करके दो धातुओं के इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। दो धातुओं के जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनको हम बैटरी या विद्युत धारा के द्वारा जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद जब वैद्युत धारा से हम जोड़ेंगे तो उसकी क्रिया के परिणाम स्वरूप यानी वैद्युत धारा प्रवाहित करने के परिणाम स्वरूप जो हमने विद्युत अपघट्य डाला उसमें है, उसमें जो है अब उसका अपघटन हो जाता है। तो
तो इलेक्ट्रॉन जो है प्रोवाइड, जैसे ये आपका जो नमक का ही हम वैद्युत अपघटन करते हैं। ये जो है कांच का जो एक बर्तन है, इसमें हमने जल डाला था और NaCl डाल दिया इसमें। जब NaCl डाल दिया और वैद्युत धारा, ये जो आपका इलेक्ट्रोड, ये भी इलेक्ट्रोड है, इनको हम बैटरी से जोड़ देते हैं। वैद्युत धारा जैसे प्रवाहित होगी ये टूट जाएगा, एक धनायन बनेगा और एक ऋणायन बनेगा। तो जो ऋणायन होता है वह जो है धनावेशित प्लेट की ओर गमन करेगा, और जो ऋणायन होगा वह धनावेशित, और जो धनायन होगा वह ऋणावेशित प्लेट की ओर गमन करता। अब ध्यान से देखने की बात यह है कि जिसका ऑक्सीकरण होता है वह किस पर होता है, एनोड पर। यानी कि ये हम कहें कि किसी विद्युत अपघटन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसको एनोड कहते हैं। यानी जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसको एनोड कहते हैं, और जिस पर अपचयन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड। तो ये हमारा कैथोड हो गया और ये एनोड हो गया। इसमें एनोड जो है आपका है धनावेशित है और कैथोड कैसा है, ऋणावेशित है। ये हमारा NaCl, इसी का हमने वैद्युत अपघटन किया है। तो Na पर प्लस Cl पर क्या हो गया, माइनस। ये कैथोड की क्रिया होगी और ये किसकी है, एनोड की क्रिया। तो ये कैथोड पर जो आपकी क्रिया है ये अपचयन की क्रिया है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपचयन हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ध्यान से देखेंगे, कैथोड की जो क्रिया होती है वह अपचयन के थ्रू हो रही है, जो एनोड पर क्रिया होती है वह किसकी हो रही है, ऑक्सीकरण की। यानी जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसको हम एनोड कहते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड कह सकते हैं। अर्थात विद्युत अपघटनी सेल में हम इलेक्ट्रोडों को पहचानने के लिए यही क्रियाकलाप करते हैं कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। जिस पर ऑक्सीकरण होता है उसको एनोड कहते हैं, और जिस पर अपचयन होता है उसको क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। अब अगर बात हम करें फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों का, तो फैराडे नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जो है विद्युत अपघटन के संबंध में 2 नियम प्रतिपादित किए हैं। हम पहले को तो फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम और दूसरे को फैराडे के वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम कहते हैं। लेकिन इसको प्रथम या और द्वितीय नियम अगर कहें तो पहले नियम को क्या है भाई, पहला नियम क्या है, जैसे कोई भी सेल है, अगर ये तो आपका एक विद्युत अपघटनी सेल है और इस विद्युत अपघटनी सेल में अगर हम वैद्युत धारा प्रवाहित करें या आवेश प्रवाहित करते हैं तो ध्यान देंगे कि जैसे हम वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एनोड का क्षरण होगा। एनोड का जब क्षरण होगा तो ये एनोड जो धातु आप जिस धातु का आप एनोड लिए हैं इस धातु की कुछ मात्रा कैथोड पर जाकर क्या होगी, जमा होगी। तो जितनी भी मात्रा जमा होती है, निर्मुक्त होती है, उसकी मात्रा जो आपको अगर मान ले m है और प्रवाहित आवेश क्या है, q है, तो ये दोनों जितना अधिक आवेश होगा उतनी अधिक मात्रा इस पर निक्षेपित होगी। जैसे हम ये बात कर रहे थे, ये विद्युत अपघटनी सेल है, ये आपका जो है एनोड है और ये कैथोड है। अब इसमें हम बैटरी से जोड़ दिए हैं, तो बैटरी से जोड़ने का मतलब आवेश प्रवाहित होगा यानी वैद्युत धारा बहेगी। तो अब एनोड जो होगा आपका क्षरित होगा, यानी इसकी जो मोटाई है, जो इसकी धातु की मात्रा इस पर इसमें है, यह कम होगी और यह मात्रा कहाँ जाएगी, इसके ऊपर चली जाएगी। जब इसकी मात्रा जितनी भी इसके ऊपर जाती है ये आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है, यानी निक्षेपित या निर्मुक्त हुई जो पदार्थ की मात्रा या तत्व की मात्रा है वह जो है आवेश के अनुप्रमाणुपाती होती है। लिखा है किसी विद्युत अपघटन क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हुई पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघटन के विलय में प्रवाहित संपूर्ण आवेश के अनुप्रमाणुपाती होती है। यदि I एम्पीयर की वैद्युत धारा 30 सेकंड तक प्रवाहित की जाए इस सेल में, तो मुक्त हुए पदार्थ की जो मात्रा m है, तो m जो है आवेश यानी q के अनुप्रमाणुपाती होती है। और q बराबर आप पढ़े होंगे, q बराबर क्या होता है, IT। आप जो कक्षा 10 में q बराबर क्या पढ़े हैं, IT। तो q के स्थान पर I और T रख दें, क्योंकि आप वैद्युत धारा का मान पढ़े होंगे
I बराबर होता है Q अपॉन क्या T। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। 10 में आप पढ़ के आए हैं या आप ये जाने कि आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश बराबर क्या होगा, यानी Q बराबर हम लिख सकते हैं IT। तो Q के स्थान पर हम IT रख दिए। ये अंकमानुपाती, ये जो है आपका अंकमानुपाती का चिन्ह, इसको आप हटाएंगे तो एक स्थिरांक आता है जिसको हम अंकमानुपाती स्थिरांक भी कह सकते हैं, या विद्युत रासायनिक तुल्यांक, यानी कि जिस धातु की मात्रा ये निक्षेपित हो रही है उस धातु की जो है या उस तत्व की जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक कह सकते हैं। अर्थात यम बराबर ZIT लिख सकते हैं। अगर हम Z के मान की गणना करें तो यम बटे क्या हो जाएगा IT। यम का जो मात्रक है ग्राम होगा और IT का मात्रक क्या होगा, कूलाम लिख सकते हैं, क्योंकि यम बटे Q भी लिख सकते हैं। तो आपका हो जाएगा इसका Z, यानी कि ये जो आपका रासायनिक तुल्यांक तत्व का विद्युत रासायनिक तुल्यांक का जो मात्रक होगा ग्राम प्रति कूलाम हो सकता है। ये तो आपका Z का मात्रक आ गया। और ये जो आपका रहा, ये जो है फैराडे की विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। अब दूसरे नियम की अगर बात करें तो दूसरा नियम क्या है, फैराडे की विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम क्या है। तो यदि हम ये देखें कि विद्युत रासायनिक जो विद्युत अपघटनी सेल है, इन सेलों को यदि हम श्रेणी क्रम में रखें या श्रेणी क्रम में इनको हम क्या करें, जोड़ दें। अब इसके बाद जो है बिलेट में समान प्रबलता की, जैसे ये जो कई सेल ऐसे हो, ऐसे कई सेल ले लें और इनको श्रेणी क्रम में क्या करें, जोड़ दें। और सभी सेलों में समान प्रबलता की विद्युत धारा यदि प्रवाहित करें तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्राएं जो होती हैं उनके रासायनिक तुल्यांकी भारों या तुल्यांकी भारों के अनुक्रमानुपाती होती हैं। अगर हम मान लें कि तत्वों के तुल्यांकी भार E है और तत्वों का जो निक्षेपित यानी मुक्त हुए पदार्थों की जो मात्रा या तत्वों की जो मात्रा वह यम है, तो E यानी यम प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा E। तो E को इधर अगर लाते हैं तो यम अपान E बराबर स्थिरांक हम लिख सकते हैं। अगर स्थिरांक है तो m1 अपान E1 बराबर m2 अपान E2। इस प्रकार से यदि दो सेल है तो m1 अपान E1 और m2 अपान E2, अगर दो से अधिक हैं तो m3 बटे E3 भी लिख सकते हैं। अर्थात m1 बटे E1 बराबर m2 बटे E2। अब यहाँ पर देखिए ये आपका द्वितीय नियम निकल के आया। तो यहाँ पर देखिए m बराबर ZIT है, तो अगर m1 बराबर अगर लिखे यहाँ पर तो Z1IT लिख देंगे, क्योंकि इस सेल में जितने भी सेल आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हैं उनमें जो समान प्रबलता की वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और समान समय तक प्रवाहित की जाती है, इसलिए IT के मान यानी कि आवेश के मान बदलते नहीं है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि m1 अपान E1 बराबर m2 अपान E2, तो ये जो है m1 अपान m2 बराबर E1 अपान E2 लिख दें और m1 और m2 के स्थान पर Z1IT बटे Z2IT लिख दें। तो IT से IT आपका कट जाएगा और Z1 अपान Z2 बराबर E1 अपान E2। तो Z1 क्या है, ये जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, ये जो है विद्युत ये जो आपका है एक स्थिरांक है जिसको हम क्या कहते हैं, तत्व का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। और ये E1 E2 क्या है, उस तत्व का तुल्यांकी भार है। अर्थात ये क्या आपका है, फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम है। अब देखिएगा इसमें हम करेंगे क्या, इसका उपयोग कहां पर करते हैं। जैसे विद्युत अपघटनीय सेलों का उपयोग जो है या फैराडे के या वैद्युत अपघटन का कहां पर उपयोग किया जाता है, तो विद्युत लेपन में। जैसे हम ये करें कि सुरक्षा की दृष्टि से, जैसे हम कोई वस्तु लोहे की खरीद कर लाते हैं और ये सोचते हैं कि उस पर जंग लग जाएगा, अर्थात उसको जंग से बचाना अगर हमें है तो या तो हम उसके ऊपर ग्रिज लगा देते हैं या हम जो है पेंट लगा देते हैं। तो पेंट और ग्रिज लगाने की जो क्रिया है विद्युत अपघटन में नहीं आती है। आती कौन सी क्रिया है, जैसे कोई धातु लोहे की हम खरीद कर लाए, लोहे धातु की कोई वस्तु लाए और उसको जो हमें जो है सुरक्षित रखना है, तो हम क्या करें कि उसके ऊपर जो है विद्युत लेपन करें। विद्युत लेपन कैसे होगा, तो जिस धातु पर हमें जो है लेपन करना और जिस धातु का करना है, तो जिस धातु का करना है उसको एनोड बनाएं और जिस धातु पर चढ़ाना है उसको क्या बनाएं,
कैथोड बना दें। अब जो वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये एनोड जो है क्षरित होकर के कैथोड के ऊपर निक्षेपित हो जाएगा और उसके बाद आप निकाल करके उसको धो करके सुखा देंगे तो वह जो आपके यानी कि जो लोहे की धातु थी अब वह दूसरी धातु के आवरण से ढक गई, अर्थात उसका जो संपर्क है वह जो है वायु से नहीं होगा, जल से नहीं होगा, तो उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। या अन्य धातुओं को जो है सुंदर बनाने के लिए भी हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे कॉपर धातु है और उसको जो है सोने का कवर में चढ़ाना है। जैसे हम कॉपर की कोई वस्तु लाए और उस पर जो हमें सोने का आवरण यदि चढ़ाना हो तो हम जो है विद्युत अपघटनी सेल का प्रयोग करके उसके ऊपर आवरण चढ़ा सकते हैं। तो उसमें हम करते क्या है कि हम विद्युत अपघटनी सेल हमारे पास होगा और उसमें जो है जिस धातु का आवरण, जैसे मान लीजिए सोने का आवरण चढ़ाना है तो सोने को एनोड बनाएंगे और आपका जो कॉपर था उसको क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे और वैद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे। जैसे जैसे वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो आपका एनोड है निक्षेपित होकर के यानी इससे जो क्षरण होकर के कैथोड पर जाकर के एक सतह बन जाएगी, यानी एक आवरण चढ़ जाएगा और उस आवरण युक्त जो आपका कैथोड है उसको आप बाहर निकालिए और उसको धो करके आराम से सुखा दीजिए। वह जो है अब जो है कॉपर के बजाय अब कैसा दिखेगा, सोने की, यानी वह जो आपकी जो छड़ है वह सोने की दिखेगी। इस प्रकार से हम वैद्युत अपघटन के बहुत सारे जो उपयोग हैं इनका उपयोग कर सकते हैं। धातुओं के उत्पादन में जैसे धातुओं का हमें शोधन करना होता है तब भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। जैसे कॉपर धातु है और कॉपर का हमें शोधन करना है तो जैसे ध्यान से देखें उसमें हम जब कॉपर का या किसी भी धातु का शोधन करते हैं तो जिस धातु का शोधन करना होता है उसको हम क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं और उसी धातु का ही एक कैथोड बना देते हैं जो शुद्ध होता है। अब ये शुद्ध धातु का हमारा जो है क्या है, कैथोड है। जैसे वैद्युत अपघटन करेंगे तो ये हमारा जो अशुद्ध धातु थी वह क्षरित होकर के जो इसमें जो अपद्रव्य होंगे ये निचली सतह में बैठ जाएंगे और जो शुद्ध धातु होंगी कैथोड के ऊपर एकत्रित हो जाती हैं जिनको आसानी से हम निकाल करके शुद्ध धातु यानी कि पहले की अपेक्षा अधिक शुद्ध प्राप्त यानी अधिक शुद्ध धातु को प्राप्त कर लेते हैं। और भी जैसे इसमें जो है कई उपयोग हैं, जैसे वैद्युत मुद्रण करना है तथा ब्लॉक बनाना है तो इसके द्वारा हम जो है कर सकते हैं। धातुओं के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो विद्युत अपघटनी सेल का उपयोग किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर अगर बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई यौगिक बनाना है, जैसे मान लीजिए कि आपको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की ही बात करते हैं तो ये नमक है और ये जल है। इसमें जो है हम क्या करते हैं, नमक को जल में घोल करके विद्युत अपघटनी सेल में, ये नहीं कि किसी अन्य स्थान पर ऐसा नहीं हो सकता है कि आप नमक को जल में मिला दें और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाए, ऐसा असंभव है। अर्थात ये विद्युत अपघटनी सेल में क्रिया होगी और ये जब क्रिया होगी यानी वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो यहाँ पर बनेगा, नीचे आपका जमा हो जाएगा और ये जो आपका H2 गैस हाइड्रोजन गैस कैथोड पर निकलती है, ये कैथोड पर निकलेगी और ये प्लस आपका Cl2 है ये एनोड पर निकलती है। हमेशा यह ध्यान रहे कि यदि जो है आपका कोई यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन गैस है और ये क्लोरीन गैस है तो क्लोरीन और हाइड्रोजन में या आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में देखें तो हमेशा हाइड्रोजन जो होती है वह जो कहाँ निकलती है, कैथोड पर, लेकिन धातु के साथ नहीं। अगर धातु है तो निक्षेपण अगर उसका होता है तो हमेशा कैथोड पर होगा, धातु जो निकलती है वह कैथोड पर निकलती है और जो गैसें निकलेंगी वो एनोड पर निकलती हैं। लेकिन यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो ये हाइड्रोजन कहाँ पर निकलती है, कैथोड पर, और क्लोरीन कहाँ निकलती है, एनोड पर। ये गैसें उत्पन्न होती हैं। अर्थात इस प्रकार से हम यानी विद्युत अपघटनी सेल के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे यौगिक होंगे जिनका हम निर्माण जो है विद्युत अपघटनी सेलों की सहायता से कर सकते हैं। अब देखेंगे इसमें जो है कुछ संख्यात्मक प्रश्न हैं। संख्यात्मक प्रश्नों को आप जो है अपनी किताब से देख करके जो है लगाइएगा, क्योंकि फैराडे का विद्युत अपघटन ये जो नियम आपने पढ़ा है कि M बराबर ZIT और ये आपने पढ़ लिया है Z1/Z2 बराबर E1/E2। इन्हीं सूत्रों की सहायता से आप अपने आंतरिक प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अब इसके बाद जो है
आता है विद्युत अपघटनित सेल और गैल्वेनिक सेल के बारे में। तो विद्युत अपघटनित सेल के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। विद्युत अपघटनित सेल, वैसे तो हम पहले एक बार और आपको बता दें सेल क्या होता है। सेल बार बार हम लोग कह रहे हैं, लेकिन सेल के बारे में आप जानें। सेल एक ऐसी युक्ति है, कल भी हमने आपको बताया था, सेल एक ऐसी युक्ति है या एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है, वैद्युत ऊर्जा में। यानी एक ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और ये नहीं कि हम रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देते, कभी कभी वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में भी बदल देते हैं। वैद्युत ऊर्जा यानी वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में यानी संकलित हो जाएगी और उसका उपयोग हम बाद में आसानी से कर सकते हैं। अब जो है हमें जो है सेल के बारे में तो हमने इतना पढ़ा। अब इसके बाद हमें पढ़ना है जैसे गैल्वेनिक सेल है, डेनियल सेल है और गैल्वेनिक या वोल्टी सेल एक ही होता है। अब डेनियल सेल के बारे में हमें पढ़ना है और बैटरी के बारे में। उसमें जो है बैटरी जो है कई प्रकार के होते हैं। एक प्राथमिक बैटरी होती है और एक कंपाउंड बैटरी होती है जिसको हम द्वितीयक भी कहते हैं। तो इनके बारे में आप जो है कल पढ़िएगा। धन्यवाद।